बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में शाज़िया खान आपको खुश आमदीद कहती है। नाज़रीन, आज दिन का इख्तिताम जो है वो नहायत अहम डेवलपमेंट्स के साथ हो रहा है। आज फेडरल कैबिनेट का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में आवाम के लिए एक अच्छी खबर ये रही कि बिजली सार्फिन को जो है प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ देने का फैसला किया है। आठ IPPs हैं जिनके साथ सेटलमेंट एग्रीमेंट की जाएगी और उससे ना सिर्फ जो बिजली की कीमतें हैं वो कम होंगी बल्कि कौमी ख़जाने में 238 अरब रुपए का एक इजाफा भी खुशाइंद होगा। साथ साथ खवातीन जिनकी आबादी 49% हमारे काउंट की जाती है उनको बाइख्तियार बनाने के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हुई है। नेशनल कमीशन बराए स्टेटस ऑफ वुमेन फंड के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। आज इसी इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर इस बात को कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में जो रुकावट डाली जा रही है, एक सियासी जमात की जानिब से जो इंतशारी सियासत की जा रही है, उसके खिलाफ जो है फौरी और सख्त इकदाम करने की बहुत ज़रूरत है। इसी हवाले से हमने देखा था कि आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अहम रही। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने जो नफरत का बीज बोया था आज वो खुद काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI की जानिब से जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है और मुल्की मईशत के साथ एक तरह से उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ PTI बैरूनी एजेंडे पर कारफरमा है। कुछ ऐसी बाज़गश नाज़रीन हमें आज असम्बली के फोरम पर भी नज़र आई और वज़ीर दिफा साहब भी आज बड़े डिफेंसिव मूड में नज़र आए हमें। उन्होंने कहा कि भाई अगर लतीफ़ खोसा के मुताबिक 278 लाशें थी तो और बाज़ जो उनके कायदीन है वो 12 लाशों की बातें कर रहे हैं, तो किसी एक का NIC दिखा दें, किसी एक की कब्र दिखा दें, किसी एक की वुरसा से मिला दें, लेकिन ये कुछ नहीं किया जा रहा बल्कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे कि हुकूमत अब इस इंतशारी जो सियासत PTI की जानिब से उससे निमटने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रही है। लेकिन दूसरी जानिब बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट रही है। आज ISPR की तरफ से साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया है। साथ साथ ही आज हमने देखा कि बलूचिस्तान का जो इलाका है जोब, वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और जो 15 ख्वारिज थे उनको जहन्नुम वासिल किया और एक हमारे सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हम बार बार करते आ रहे हैं कि दहशतगर्दों से तो निपटा जा रहा है, लेकिन दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाएगा। पैनल का तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद फाइटर ज़िकार है। वेलकम सर। हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करें डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। चीमा साहब बहुत खुश आमदीद कहेंगे सर आपको। चीमा साहब आज बड़ी थैंक यू सर, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो है वो आवाम के लिए एक अच्छी जो खबर है हम उसको डिस्कस करें। ये जो इस बात का इदराक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को रहा है कि बिजली की कीमतें जो बड़ी होशरुबा रही हैं और बहुत आवाम पर बम भी गिरे हैं। आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि जो 8 IPPs से सेटलमेंट मुआहदे हो रहे हैं, क्या वाकई से बिजली सार्फिन जो है उनकी जो बिल हैं उनमें कमी होगी, साथ साथ जो कौमी खजाना है उसमें 238 अरब रुपए का इजाफा होगा? जी देखिए, ये IPPs का मामला जो था ये वाकई बड़ा अहम था और ये बड़ा मुल्क की मफाद के खिलाफ था। लेकिन जो ज्यादातर IPPs के साथ जो मुआहदे हुए वो ये नहीं था कि प्रोडक्शन की बुनियाद पे जितनी बिजली वो पैदा करें, जितनी वो जो है नेशनल ग्रिड को दें, उस हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा, बल्कि कैपेसिटी की बुनियाद पे। यानी मतलब ये है कि अगर वो 500 मेगावाट पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो अगर 50 मेगावाट दे रहे हैं नेशनल ग्रिड को, तो वो क्लेम करेंगे 500 मेगावाट। उनको गवर्नमेंट पाबंद होगी 500 मेगावाट के हिसाब से उनको मुआवजा देने की, जो बड़ी गलत था। ये मुल्की मफाद के खिलाफ था। ये बड़ा अच्छा हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब इसका नोटिस लिया और ये सारे मुआहदे जो है इनको रिव्यू किया जा रहा है और ये इससे ये है कि बिलाशुबा आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, बिजली सस्ती करने में मदद मिलेगी और फिर ये है कि हमारे कौमी खजाने में भी काफी इंशाल्लाह ये है कि इससे हमें ये बचत होगी। चले हमें अवाम को एक और खबर भी इस हवाले से देनी चाहिए जो अवाम में बदगुमानी पैदा की जा रही है और PTI की जानिब से खास तौर पे की जा रही है कि वो शोर मचाती रही कि हमारे दौर में बिजली सस्ती थी। लेकिन हमें अवाम को ये भी बताना चाहिए चीमा साहब कि ये जो 8 IPPs हैं उनमें से जो इम्पोर्ट कोल के निर्खों के हिसाब से बिजली खरीदने की पॉलिसी PTI की हुकूमत में जारी की गई थी, जरा इसके बारे में बता दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि वो ये मुख्तलिफ हुकूमतें ये करती रही हैं, PTI समेत सभी हुकूमतें करती रही हैं और ये गलत था, ये मुल्की मफाद के खिलाफ था। और अब ये है कि ये मुआहदे अगर इनको खत्म किया जा रहा है तो ये ऐन मुल्की मफाद के मुताबिक है
और बात यह है कि इससे बड़ी बचत होगी, जो जिस तरह मैंने कहा कि कैपेसिटी की बुनियाद पे बिलाजवाज उनको जो पैसे दिए जा रहे थे कौमी खजाने से, वो उसकी अब बचत होगी और बिजली सस्ती करने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। और ये देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला जरूरी था और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया जी। ठीक है जी। हमाद साहब, अब जरा हम आ जाते हैं कि इस इजलास में, और उससे पहले भी बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में हंगामा आराई की गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, फौरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी तंबीह की है कि इसमें जो बेगुनाह और मासूम अफराद जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ जो है वो इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाएगा, लेकिन सियासत के फसाद बर्पा करने की कोशिश में इसके कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है? देखिए, सियासी फसाद के अलावा क्या किया गया है, यानी आप शुरू हो जाए 9 अप्रैल 2022 को उनकी हुकूमत ख़त्म होती है और फिर 9 मई फौरी तौर पर वो क्या करते हैं, वो फौजी इमारतों पर हमले करते हैं, कोर कमांडर हाउस पर हमले करते हैं, ISI दफातर पर हमले करते हैं और फिर ये सिलसिला चलते चलते डी चौक तक आ जाता है। अभी जो 26 नवंबर को हुआ, वो IMF को खतूत लिखते हैं, वो मुल्क को श्रीलंका बनाने का ऐलान करते हैं, वो सिविल नाफरमानी का हुक्म देते हैं। तो बताया जाए ना कि सियासत उन्होंने कहाँ की है, कहाँ पर उन्होंने जमहूरियत के लिए काम किया, कहाँ पर उन्होंने आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए काम किया, कहाँ पर उन्होंने पार्लिमान को बेहतर बनाने के लिए और बालादस्त बनाने के लिए काम किया, कहाँ पर उन्होंने इदारों को बेहतर बनाने के लिए काम किया। देखिए, जब तक उनका ये एटीट्यूड है तो उसको हम पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं कह सकते। वो बुनियादी तौर पर एक फसाद, दंगा, गालम गलोच, इल्ज़ाम दुश्मनाम इसी पर रवा दवा है और यही उनका वतीरा है, यही उनकी सियासत है। जब तक वो ये करेंगे तो रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको रोके, इससे उसको रोकना कानून के तहत जो जो कवानीन है उसके लिए, खा वो सोशल मीडिया पर हो रहा है, खा वो अमली तौर पर हो रहा है, खा वो लॉन्ग मार्च और एहतजाजों की शक्ल में हो रहा है, कवानीन मौजूद है, इदारे भी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सख्ती के साथ होनी चाहिए। ताहम अगर वो सियासत करें, जमहूरी अमल का हिस्सा बने, फिर बेशक उनको करने दिया जाए। ठीक है। जाहिद साहब, इस वक्त बड़ी हमें क्रूशल कहेंगे वक्त से गुजर रहे हैं तो गलत ना होगा। एक तरफ वो दुश्मन है जो बॉर्डर के उस पार से हमला करता है, एक तरफ पाकिस्तान के अपने अंदर एक ऐसी सियासी जमात है जो आवाम को बदगुमान कर रही है, जो इदारों और रियासत के बारे में जो एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। आज हमने बड़ी अहम चीज़ देखी, आज हमने देखा कि फ़ौज का निज़ाम एहतसाब फूल प्रूफ है। जब भी हमने देखा इसमें हरकत होती है तो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और इंसाफ होता नहीं बल्कि होता हुआ भी नजर आता है। आज हमें यही मिसाल दो तरफ से नजर आई। एक तरफ ने बॉर्डर में देखा, हमने ज़ोब में देखा हमने कि 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया, कल भी हमने देखा था इस तरह की खबरें आई थी। एक तरफ हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंटरनल मसाइल से लड़ रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है सर ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, इसको आप रीजनल तनाजुर में देखें या जो पाकिस्तान को जो थ्रेट है इस वक्त उसके तनाजुर में देखें तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है टू दैट प्रॉक्सी वॉर एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो इंडिया की तरफ से थ्रू दी लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाजिया वक्त आ गया है कि विच हंटिंग के बजाय हम अपने जो इंटरनल मसाइल हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ब्रीडिंग ग्राउंड जो हम प्रोवाइड करते हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की ये जो आप सियासी पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासी इंस्टेबिलिटी है ये ऐड कर रही है हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर और ये ऐड कर रही है हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर जो मेन है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना पाकिस्तान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना इसकी सिक्योरिटी या इकोनॉमी को इंश्योर करना है या उसको गार्ड करना है हमने। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, वो तो बाहर से आके कोई नहीं कर रहा या बाहर से आके किसी ने ठीक नहीं करना उसको। ये तो हम आइडियल एनवायरनमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपने एनिमीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो एलिमेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान में, आज मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी ऐसी है पाकिस्तान में, सियासी पार्टी जो हुकूमत में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलूचिस्तान में देख लें कोलिशन है, ये दोनों शोरश वाले हमारे सूबे हैं। और हमारे, आपने अभी ऑपरेशन का जिक्र किया,
मैं माजरत चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए जो सिपाही की इसमें शहादत हुई जी, है। जी। ये वो अजीम माओं के बच्चे हैं जो खून से इस धरती को संवार रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी इन पॉलिटिकल कश्मकश में या अनफॉर्चुनेटली ये जो फ्रिक्शन की सियासत यहाँ पे की जा रही है या फ्रिक्शन क्रिएट की जा रही है, नफरत की जो सियासत की जा रही है, उसकी वजह से ये इन शहीद माओं के बच्चों को हम भूलना शुरू हो गए हैं। और आप देख रहे हैं डिजिटल टेररिज्म में जो हमारा इम्पैक्ट आ रहा है वो इसी चीज़ पे आ रहा है कि वो अवाम और अफवाज के बीच में एक नफरत का बीज बोया जा रहा है। तो उसमें किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इसको देखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक हमें अकल की ज़रूरत है, होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है, अपने जो ख़राबियाँ इनको दूर करने की ज़रूरत है और अपनी डर्टी लॉन्ड्री किसी इंस्टीट्यूशन या किसी और की तरफ फेंकने की जरूरत नहीं, हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत है। ठीक है चीमा साहब, ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का बार बार धमकाया जा रहा है हुकूमत को भी कि जी अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, आज उमर अयूब का वैसे मीडिया टॉक देख लीजिए या आप असेंबली फोरम पे उनकी जो स्टेटमेंट है उसको देख लीजिएगा, मगर मसला ये है भाई अभी तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं, आप जो है सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये तो यकीनन मुल्क को कौम के मुफाद में नहीं है, तो हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनरल साहब ने बड़ी दानिशमंदाना और दूरंदेशी पे मबनी ये तजवीज़ दी है कि इस वक्त एक हालात की जरूरत है, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। देखिए इस वक्त ये हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। ये किसी सियासी जमात को मुल्क दुश्मन और इंतकारी टोला और फसादी टोला ये कहने से मसले हल नहीं होंगे। देखिए सबको साथ लेके चलना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूँ कि सारी सियासी क़यादत को बशमूल PTI की क़यादत के सबको मिल बैठना चाहिए मुल्क की मफाद में, अपने ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में सबको इकट्ठे होना चाहिए और मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने चाहिए। देखिए आपको याद है उस दौर में हम ये इसी तरह की बातें शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के बारे में करते थे, काश ऐसा ना होता। देखिए बात यह है कि इससे मसले हल नहीं होते। कौम का एक जाहिर है कि एक बहुत बड़ा तबका PTI का सपोर्टर है, हाँ जिस तरह भी है, गुमराह हैं जिस तरह भी है, वो मिसगाइडेड हैं जिस तरह भी है, लेकिन कौम का बहुत बड़ा तबका उनके साथ है। क्या उनको यह है कि बिल्कुल यह है कि उनको नजरअंदाज कर दें या एक्सक्लूड कर दें? ये नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चले, मुल्क की मफाद का तकाजा ये है। लेकिन अवाम में अगर बदगुमानी, अगर सियासी जमात अवाम में बदगुमानी पैदा कर रही है, एक हेट्रेड एलिमेंट डाल रही है, तो ये तो किसी के फायदे में नहीं है। शाजिया देखें, ये बदगुमानियां सभी लोग पैदा करते हैं। बदजुबानी जो है वो उसमें यह है कि हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो बदजुबान है। ये है कि सबको ये है कि ये एक हदूद में रहना चाहिए और ये अब माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। सबसे गलतियां हुई हैं माजी में, सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं, फौजी क़यादत से भी गलतियां हुई हैं, अदलिया से भी गलती हुई है, सबसे गलतियां हुई है। सबको अपनी गलतियों का एतराफ़ करके वे फॉरवर्ड ये है कि सबको ये है कि मुल्क की मफाद पे फैसले करने चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट पे फैसले होने चाहिए। ठीक है। तो अहमद साहब यकीनन गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन गलतियों से सीख के सब आगे भी बढ़े, मगर बानिए PTI साहब तो किसी तरह आगे बढ़ के ही नहीं दे रहे ना। वो 2014 की ही सियासत, तर्ज सियासत, इंतशार की, अनारकी की सियासत वही अपना रहे हैं, सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमने बात करने के लिए मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी है, दूसरी तरफ वो कहते हैं सिविल नाफरमानी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या ड्रामा है ये। देखिए एक तो चीमा साहब ने कहा कि सब जमातों में गालम गलोच के लोग होते हैं, सब जमातों में बिल्कुल नहीं होते। सब जमातों में कारकुन होते हैं, तहरीकें चलाते हैं, जमहूरी जदोजहद करते हैं, और ये एक तवील तारीख़ है, मार्शल लॉ में भी रहा, सिविल हुकूमतों में भी रहा। तो सब जमातों में नहीं होती। और गालम गलोच और इल्ज़ाम दुश्मनाम के बयानिए पर अगर कोई जमात खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ PTI है, और उनके पास सोशल मीडिया की ताकत है, उसी को वो अपना बयानिया, अपना नैरेटिव बनाए हुए हैं। तो तमाम जमातों में ऐसे नहीं होता, और तमाम जमातों में तब होता अगर नवाज शरीफ किसी को गाली देता, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी देता, मौलाना फजल रहमान और एमल वली देते। हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कोई गालम गलोच किया है, किसी के साथ बदजुबानी की है। ये तो जिस तरह का लीडर होता है, जो उसका एटीट्यूड होता है, जो उसका रवैया होता है, वो सरायत कर जाता है पूरी जमात में। इमरान खान खुद यही करता रहा और फिर उनकी जमात में भी ये सरायत कर गया। तो ये बात गलत है कि दूसरी जमातें भी इसी तरह है, हो सकता है कम सतह पर, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा नहीं है।
दूसरा सवाल आपने किया कि उन मुज़ाकराती कमेटी भी बनाते हैं और फिर सिविल नाफरमानी की, तो वो तो उनका हमेशा से इसी तरह रवैया रहा है। वो तो जब इक़्तिदार में हैं तो कहते हैं कि फौज की मुखालिफत जो है वो गद्दारी है, और जो नरेटिव होता है, फिर जब इक़्तिदार से निकलते हैं फिर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। इस वक्त भी उनके पास खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत है। पहले जिन जमातों की एस्टेब्लिशमेंट से टकराव रही तो वो मकबूल जमातें थी, लेकिन उनके पास कहीं भी इक़्तिदार नहीं रहा। यानी भुट्टो साहब के जाने के बाद पीपल्स पार्टी के पास कहीं भी इक़्तिदार नहीं था। नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद पंजाब तक उनके हाथ में नहीं था। इस वक्त भी पीटीआई के पास, जिस तरह जनरल साहब ने बात की, खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत उनके पास है। यहाँ कौमी असम्बली में उनके 90+ MNAs बैठे हुए, यानी उनको कहीं नहीं रोका गया। लेकिन इसके बावजूद उनके जारहाना रवैये को देख ले, उनके गालम गलोच को देख ले, उनके इल्ज़ाम दुश्मनाम को देख ले, उनके एहतजाज और मारो पीटो जलाओ घेराओ, ये इस सियासत को देखे तो देखे उस जमात को पहला सवाल तो ये कि क्या उसको हम सियासी जमात कह लें या उसको हम एक फाशिस्ट तंजीम कह लें। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं सहाफ़ी हूँ किसी जमात के बारे में, लेकिन क्या करें कि उनका रवैया यही है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि भाई फौज को सियासत में नहीं धकेला जाए, फौज का कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ होता रहा पहले वो दुरुस्त नहीं था। एक बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दे दिया है। मगर यही बात आ जाती है, जिस तरह हमने देखा कि 26 नवंबर का ले लें, 9 मई का वाक़या ले लें, मतलब बिला वजह जो है इदारों को, रियासती इदारों को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि डेमोक्रेसी में ना, देखें जी, इसके अंदर बड़ी पावर होती है। सबसे बड़ी पावर यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लाइज इन द डेमोक्रेसी, ओरिजिनल डेमोक्रेसी। हमारी प्रॉब्लम यह है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, आई एम अ डेमोक्रेट, मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ और पाकिस्तान के हर मसले का हल इसी डेमोक्रेसी में। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम डेमोक्रेसी में अपनी पावर तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लेना नहीं चाह रहे, और ये अक्रॉस द बोर्ड है अनफॉर्चुनेटली। तो जब ये इस्टेब्लिश और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इदारों को बार बार उसमें घसीटना, ये मुल्क की कोई खिदमत नहीं है, स्पेशली इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में। आपने अपने इंट्रो में कहा ना जी, दहशतगर्दी को किसने लड़ना है? दहशतगर्द को तो फौज ने लड़ लेना है, अफवाज ने लड़ा, दहशतगर्दी को लड़ना है कौम ने। कौम तभी लड़ेगी जब कौम में यकजहती होगी। अब हमारी अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये इतनी डिविसिव हो गई है शाजिया, और इसमें फ्यूल ऐड कर दिया हमारा ये जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स, इन्होंने फ्यूल ऐड कर दिया। तो ये सोशल मीडिया डिविसिव इन नेचर है। इवन आप फैमिली सिस्टम देख लें, अदर देन दी पॉलिटिक्स, अदर देन दी हमारी जो रोजमर्रा के मामूलात है, उसके अलावा आप देख लें हमारा सोसाइटी भी जो है ना डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। हमारा फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है, हमारा स्कूल्स ब्रेक हो रहे हैं। तो फॉर दैट मैटर आप सियासत को छोड़ दें एक दफा, आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को अपनी जगह रखें, अपने लीडरशिप पे बिलीव रखें, फेथ रखें, लेकिन उनको राय रास्त पे रखना भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो इनके जो वर्कर्स हैं या जो इनके अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, जो दूसरी सेन वॉइसेस हैं, उनका काम है कि अपने लीडर्स को समझाएं कि एक लाइन तक तो हम आपके साथ लेकिन जब रेड लाइन क्रॉस करेगी तो हम उसमें आपके साथ नहीं है। और ये जो सोशल डिविसिवनेस आ रही है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, पॉलिटिकल डिविसिवनेस को एड्रेस करने की जरूरत है। आप अपने वर्कर्स पे क्यों इतना बोझ डालना चाहते हैं? और देखें, वो जब वर्कर नाराज होगा तो वो गुस्सा किससे करेगा? नाराजगी शो करेगा स्टेट से, चाहे बैड डिसीजन लीडरशिप से आए या कहीं से भी आए हैं। नफरत किससे होगी? स्टेट से। तो इस वक्त देखें, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है अवाम की और अफवाज के मिलाप की। अगर आपने वॉर ऑन टेरर या जो हमारे थ्रेट्स हैं उसको, अगर आपने दहशतगर्दी को खत्म करना है, होल ऑफ ए नेशन अप्रोच की जरूरत है। हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को आगे, देखिए आज हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है, हर पाकिस्तानी इस वक्त टारगेट है हाइब्रिड वॉर का, 5th जनरेशन। एवरी पाकिस्तान, चाहे वो पीटीआई में है, चाहे वो नून लीग में है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में, चाहे सियासी जमात में, चाहे मजहबी जमात में, किसी ग्रुप में, ईच वन ऑफ अस इज द टारगेट। और हम सब ने अपने आप को इसमें एक मुत्तहिद या यूनाइटेड फ्रंट हमने पेश करना है। तो हियर कम्स द रोल ऑफ द लीडरशिप। जब लीडरशिप फ्रिक्शन में चली जाती है तो जो वर्कर है या उसका जो फॉलोअर है वो बेयारो मददगार हो जाता है। जब लीडरलेस क्राउड होगा तो फिर यही होगा जो 26 को हमने इस्लामाबाद में देखा है, विच इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। ठीक है चीमा साहब, यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी पूरी कोशिश है
कि किसी तरह मईशत का पहिया जो अब एक ट्रैक पे चढ़ा है वो चलता रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ भी मिले, महंगाई को भी सिंगल डिजिट पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन यकीनन अभी आ गई है, लेकिन उसका जो वो कहते हैं बेनिफिशियरी आवाम तक पहुंचना शुरू उस तरह से नहीं हुआ, और प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि हो ये किसी तरह से। अब इस वक्त पूरी गवर्नेंस लगी हुई है एक तरफ, लेकिन ये जो मामला होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि भाई ये इंतशार के जो माहौल है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसमें ये एलिमेंट डाल दिया जाता है ये फेक न्यूज़ का, उसमें डाल दिया जाता है एआई के तहत वीडियोस बनाकर आवाम को में इस्तराब फैलाने का। इसके लिए हुकूमत ने अभी यकीनन जो इकदाम लिए वो तो बड़े हौसला कुन है, लेकिन ये तो सबकी जिम्मेदारी है ना सर, ये सिर्फ एक हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं है ना। देखिए शाजिया, एक तो मैं फिर कहूंगा कि जल साहब ने ये बड़ी अहम बात की है कि इस वक्त यानी मैं समझता हूँ कि वक्त का अहम तरीन तकाजा ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो है जो एक नजर आती है को खलीसी, उसको खत्म किया जाए, इनके करीब से करीब लाया जाए, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज जो है उस वक्त तक आप उसको फेस नहीं कर सकते जब तक कि फौज और अवाम जो है, पूरी कौम जो है एक पेज पे ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इनको इकट्ठा करना, एक पेज पे लाना, सारी जो है दूरियां खत्म करना जो है ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है, और इसमें सबकी जिम्मेदारी है, और ये कौमी मुफाद में है कि इनको एक पेज पे लाया जाए। दूसरी बात जो है मैं समझता हूँ, अभी आपने पहले बात की थी ये सिविल डिसोबीडियंस की, सिविल नाफरमानी की बात, मैं समझता हूँ कि ये जो है ये हरबा पीटीआई का बिल्कुल नाकाम होगा, इसमें कोई वजन नहीं है, ना ही कौम ने इसमें उनका साथ देना है। और दूसरा उनका जो है कि बाहर से जो आने वाले जो है तफसीलात जो है रेमिटेंसेस जो है वो लोगों से जिस तरह वो अपील कर रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी से कि वो आप ना भेजें, मैं समझता हूँ कि ये भी बुरी तरह नाकाम होगा, क्योंकि लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो पीटीए के कहने की वजह से ना भेजते हैं, ना उनके कहने से वो रुकेंगे, वो अपनी फैमिलीज को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को बजाय उनकी मदद के लिए भेजते हैं, और वो भेजते रहेंगे। ये दोनों हरबे उनके जो है सिविल नाफरमानी का भी और बाहर से आने वाली तफसीलात जो हैं वो भी ये है कि कम नहीं होगी, दोनों मामलात में उनको ये नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो ये उनके सारे मुख्तलिफ हथकंडे जो है ये नाकाम होंगे। असल सच्ची बात यह है कि इमरान खान ने एक मुदब्बर, वो जो लीडर का जो किरदार है वो कभी अदा नहीं किया, हकीकत ये है। तो वो जो है काश के वो जो है वो अपने ये कौमी तकाजों को समझते, अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखते। देखे जिस तरह ये है कि 2014 वाला जो धरना था, 126 दिन का धरना, क्या उन्होंने हासिल किया उससे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा, बदकिस्मती से। मैं फिर कहूँगा कि सबको सबक सीखने चाहिए, सियासतदानों को भी और बाकी सब इदारों को भी अपनी गलतियों से सबक सीख के मुल्क की मुफाद में फैसले करने चाहिए, और उनको यह है कि बाकी सियासी क़यादत के साथ मिल बैठना चाहिए और मिलकर कोई ये। सर मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो जब अपोजिशन लीडर थे तब से वो उनको ऑफर कर रहे हैं कि भाई आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि उनको पता था शहबाज शरीफ साहब को कि जी भाई मईशत ही हमारी जब तक मुस्तहकम नहीं होगी उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं जरा बिल्कुल सही कहा, मुझे याद है मैं उस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद था जब ये कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उनसे कहा कि हमें ये 2018 की इलेक्शन के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये पेशकश करता हूँ कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करते हैं, उससे हम बात करते हैं, ये कौमी मसला है। लेकिन उन्होंने हमारा जो दस्ते तावन था लीडर ऑफ द अपोजिशन का, उसको अकारत से बिल्कुल झटक दिया। तो बात यह है कि उन्होंने कभी भी सबको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की इमरान खान साहब ने, ना उनमें वो कैपेसिटी थी साथ लेके चलने वाली, ना उनमें की ख्वाहिश थी, ना जज्बा था। तो बदकिस्मती से वो जो है वो बाहर देखे ना, उनको मोदी के फोन का इंतजार रहता था, अमेरिकन प्रेसिडेंट के फोन का इंतजार रहता था, लेकिन यह है कि एक कदम आगे बढ़ के लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी अपोजिशन के कायदीन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। वो बड़ी बदकिस्मती की बात। सर बानी पिटाई की तो इतने यू टर्न स्टेटमेंट है कि उसपे तो अलग से एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा कि चलिए उसमें तो वो सलाहियत नहीं थी, इमरान खान साहब में तो ना सलाहियत थी ना जज्बा था, वजीर आजम शहबाज शरीफ पे तो वो सलाहियत है, और इनको आगे बढ़कर मैं समझता हूँ सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए।
और सबको इकट्ठा करके ठीक है कौमी और मुल्की अहमद मफाद साहब, के फैसले आज करने बड़ी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो असेंबली में भी हमने देखा और फेडरल कैबिनेट का भी इजलास, उसमें यकीनन जो एक मैसेज दिया गया वो बार बार यही दिया जा रहा था कि अमन और सियासी इस्तेहकाम मईशत के लिए, मुआशी तरीके के लिए नागुज़ीर है। यानी कि जो हम SIFC के तहत जिस तरह हम वो जो FDI बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चला रहे हैं, वो सारी काविशें तो उस वक्त कामयाब होंगी ना जब मुल्क के अपने अंदर इस्तेहकाम आएगा। देखिए, इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। गो कि हमें बहुत से मसाइल का सामना है। हमें सियासी अनारकी का मसला है, हमें मुआशी मसाइल का सामना है, हमें दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क आगे बढ़ने भी लगा है। आप 24 घंटे के अंदर अंदर देखें, सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस साहिबान ने अपने ही साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना किया। अपने ही साबिक चीफ जस्टिस, ये रवायत पहले नहीं थी। और 24 घंटे के अंदर अंदर इसी फौज ने अपने साबिक कोर कमांडर और DG ISI के खिलाफ चार्जशीट दे दी और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है। देखिए, इन दो मजबूत इदारों ने ये मैसेज दे दिया कौमी सतह पर कि हम अपने आप से एहतसाब शुरू कर रहे हैं। जब हम अपना एहतसाब करेंगे तो इसका मतलब है कि इस मुल्क में कोई भी एहतसाब से मुबर्रा नहीं है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, फलाना ने ये किया था, फलाना ने ये किया था। भाई, 1 घंटे या 1 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ नहीं हो सकता। दो मजबूत, दो अहम तरीन साबिक लोगों के खिलाफ जो एक्शन हुए या हो रहे हैं, तो इससे एक पैगाम जाता है कि आइंदा ये सिलसिला फैलता जाएगा और हर वो शख्स जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, उसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से हो, उसका ताल्लुक अदलिया से हो, उसका ताल्लुक सियासत से हो, उसका ताल्लुक सहाफत और मीडिया हमारे शोबे से ही क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। जो उसका डोमेन है, जो उसके लिए मखसूस दायरा कार है, उसके अंदर वो रहकर काम करे, तनकीद करे, इख्तलाफ करे, कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन अगर वो आईन और कानून के दायरे से निकलेगा तो फिर वही होगा जो हम अपनों के साथ कर रहे हैं, और ये सिलसिला मीडिया तक भी फैलता जा रहा है कुछ दिनों में। जाहिद साहब, ये जो अब ऑपरेशन बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से जो हम इकदाम देख रहे हैं, यकीनन रोज़ की डेली बेसिस पे हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी? बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है हमारे फोर्सेस की, लेकिन इसमें हम कहीं ना कहीं कुछ और, यानी कि देखिए ना, दहशतगर्दों को वही बात आ जाती है कि हम उनको तो, लेकिन और लोगों को किस तरह इन्वॉल्व करके हम इस ऑपरेशन को कामयाब बना सकते हैं? देखिए शाजिया, जो होल ऑफ ए नेशन की हम बात करते हैं वो प्राइमरीली यही है। देखिए, जो मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं, मैं इनको ऑपरेशंस करके हम लोग के अवाम के वो अलार्म क्रिएट करते हैं। देयर इज नो ऑपरेशन गोइंग ऑन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, और जो अगले भी वहाँ पे जो कार्रवाई प्लान की गई है वो मोस्टली इट विल रिमेन एस्टेब्लिश इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, बिकॉज ऑपरेशंस तब होंगे जब गवर्नमेंट की रिट किसी जगह पे चैलेंज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी इस वक्त कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट की रिट चैलेंज हो, या कोई कब्जा खवारिज ने किसी इलाके पे कब्जा कर लिया और उसको क्लियर कराना। तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते रहेंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या दूसरे मिलिट्री ऑपरेशन जो पास में हो, उनमें 3 pronged स्ट्रेटजी थी, क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड की। अब क्लियर एंड होल्ड तो हमने कई दफ़ा किया। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि 2021 उससे पहले हमारे ऑपरेशन सही जा रहे थे, बहुत बेहतर तरीके से जा रहे थे। सॉरी, जब विड्रॉल होता है यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रॉम अफगानिस्तान, तो एक सर्ज आया है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये अबूरी हुकूमत वहां पर एक ऑर्डर लाएगी, इसको थोड़ा सा मेंटेन करेगी, हाँ, फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, फॉर द रीजन। और इन्होंने अपनी माजी से कुछ सीखा होगा, और जैसे उन्होंने प्लेज किया इन दोहा अकॉर्ड कि जी हम हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं दे हैव नॉट लर्नड। ये किसी बल्कि सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी आर टारगेट ऑफ प्रॉक्सी वॉर एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। तो ये है उनके क्लाइंट्स, टीटीपी है उनका क्लाइंट, वो लोग तो स्पॉन्सर है अगेंस्ट पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान के अंदर भी एबेटर्स और सपोर्टर्स मिल जाते हैं जो पैसे के लिए ये सारा करे, क्योंकि अपना उनका जो देखे ना, जो खैबर पख्तूनख्वा में उनका इन्होंने जो इस्लाम के नाम पे या जो उस मसक चेहरे के नाम पे अपनी अड्डे, वो तो बीट हो गया। वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम समझ गई है कि ये हमारा तर्ज हयात बदलना चाहते हैं, और इट इज ऑल फेक, शरेड है।
अच्छा, अब वहां से ये सारी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, काइनेटिक तो ऑपरेशंस हो रहे हैं, रिस्पांस जा रहा है, लेकिन होल्ड भी हो रहा है, लेकिन जो बिल्ड का प्रोसीजर था ना वो पहले भी नहीं हुआ, जिसमें सुपीरियर सोशो इकोनॉमिक जो मनूवर थी ना वो हम स्टेट फेल हुई है उसमें, वो हम नहीं ला सके ताकि लोगों की देखे ना अब बलोचिस्तान के जो शोरश है वो किस चीज पे अपना पूरा वो चला रहे हैं, जो उन्होंने थीम चलाए हुए, मिसिंग पर्संस की बात करते हैं, सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स किस चीज की बात करती है, डेप्रिविएशंस की बात करती हैं, अपने हकूक की बात करती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जब उनके बहकावे में जो बाहर के लोग हैं उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर पंजाबी आर्मी की बात करती हैं। तो इसके ऊपर अब इसको एड्रेस करना है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, इसको एड्रेस करना है सोशल साइंटिस्ट्स ने, इसको एड्रेस करना है बलोचिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने। तो मैं ये बलोचिस्तान की अवाम से भी कहूंगा, लीडरशिप से भी कहूंगा, पॉलिटिकल लीडर से भी कहूंगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर जो है ना शाजिया, ये याद रखिएगा 5th जनरेशन हाइब्रिड जो है ये कौमें लड़ती हैं, सारी वारें कौमें लड़ती हैं, लेकिन कन्वेंशनल में जरा मिलिट्री डोमेन ज्यादा होता है, इसमें मेन प्रॉन्ग हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। फिर आई मीन हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं ये लीड रोल में हो, बलोचिस्तान के लोग लीड रोल में हो, हमारी KPK की जो हुकूमत है वो लीड रोल में आए, वहाँ के लोग आए, स्टूडेंट्स आए, बातचीत करें, डायलॉग करें और उनके सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज है। अभी देखिए एक छोटा सा गवर्नेंस का इशू हुआ है कुर्रम में, बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है लैंड्स का, उसी में सेक्टेरियंस ने जंप किया इंटरनेशनल। तो सिविलियंस अपने लीड करें, पीपल सेंट्रिक, यस पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो, 1938 से चला आ रहा था ये सिलसिला, पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो और प्रिसीजन के साथ काइनेटिक। तो हमाद साहब ये जो बात की इन्होंने, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि हमने इस मसले को बहुत तरीके से हल करने की कोशिश की, जो यकीनन अब तो ये आर्मी चीफ साहब भी कह चुके हैं, ये फितनुल खवारिज की तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं ना, उनके साथ तो बस उनको मरना और मारने वाली, डू और डाई वाली एक पॉलिसी अपनाई जा रही है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम जब भी अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि उनको तो ये कलदम तंजीमों को तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान इस पर कितना ना सिर्फ बात कर चुका है बल्कि आलमी फोरम पर भी इस चीज़ को उठा चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हम हमसाए नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरह दोबारा से असर वो करें। देखिए हमसायों को यकीनन नाइबर कैन नॉट बी चेंज, तो वो तो है कि उसी तरह, लेकिन अफ़गानिस्तान गुज़श्ता 40 साल से पहले रूस वहाँ पर आ गया, फिर नेटो फोर्सेस आ गए, एक तवील जंग लड़ी गई। अफ़गानिस्तान की अपनी एक तारीख़ है, कबायली रस्म व रवाज थे, वहाँ पर कोई एजुकेशन इतना ज़्यादा था नहीं, बहुत पसमानदा मुल्क था, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से ये चीज़ उभरनी थी। कुछ गलतियाँ हमारी भी हुई, लेकिन ज़ाहिर है कि आपके नाइबर कंट्री में ये सूरत हाल हो तो फिर आप उससे यकीननी तौर पर मुतासिर होंगे। मैं एक बात करूँगा पुख्तून सोसाइटी के हवाले से। देखिए ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पुख्तूनख्वा से दहशतगर्द, ये एक मखसूस हालात से पैदा हुए, वरना इसी पुख्तून बेल्ट में 1947 से पहले जब बहुत पसमानदगी थी, जब कम्युनिकेशन नहीं था, जब तालीम नहीं थी, इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो पूरे पुख्तून बेल्ट में आप एक भी शहादत नहीं ला सकते कि वहाँ पर इस तरह के कोई सेक्टेरियन मामलात हुए हों, वहाँ पर मजहबी तंग नजरी के वाक़यात आए हों। इन्हीं देहातों में, छोटे छोटे पसमानदा देहातों में हिंदू बीते, सिख बीते, ईसाई बीते, मुसलमान बीते, लेकिन कोई वाक़या नहीं हुआ। सैकड़ों साल तारीख में एक भी वाक़या नहीं हुआ। सारी मुसीबत जो हमारे लिए बनी वो अफगानिस्तान की वजह से बनी। उन्होंने इनकार किया कई बार कि हम नहीं कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने है, चीन और अमेरिका की रिपोर्ट सामने है। हमारे मलाकंड का एक दहशतगर्द जो बहुत अहम था वो कुनड़ में मारा गया, तो वो वहाँ क्या कर रहा था। तो जाहिर है जो पाकिस्तान की फरियाद है वो तो अपनी जगह सही है। चले, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी फौज पाकिस्तान दहशतगर्दों से लड़ रही है और पूरी इस जो कार्रवाई की जा रही है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उसमें फ़ौज के साथ है, शाना बशाना साथ है, और फ़ौज भी हमारी जो है वो दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, हम इन तमाम जो मल्टीपल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने में थोड़ी दुश्वारी होगी। हो जाएगा, लेकिन इन हाउस ऑर्डर बहुत ज़रूरी है।
जाहिद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, निसार अहमद चीमा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो बात करूंगी कि दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वेलकम। ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है और 1948 में यूएन का जो एक मंजूर शुदा ह्यूमन राइट्स का आलमी मंशूर है उसकी याद भी दिलाता है। मगर इंसानी हुकूक के हवाले से जो ताकतवर ममालिक हैं उनके जो अपने पैरामीटर्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत की कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है वो सबसे ज़्यादा है और इसराइल की फ़लस्तीन के साथ जो बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मेंबर नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स मंजूर मसीह। बहुत शुक्रिया सर मंजूर साहब, आप तशरीफ लाए, वक्त दिया आपने हमें। सर आज का दिन वैसे तो बड़ा अहम ह्यूमन राइट्स के हवाले से जाना जाता है, मगर आप क्या समझते हैं कि कितने अफसोस की बात है कि दुनिया इंसानी हुकूक की बात तो करती है लेकिन अपने अपने पैरामीटर्स में रहकर। जी बिल्कुल, जहाँ तक आज का दिन की बात है जो पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जी, तो अगर हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री लें तो आप देख रहे हैं कि 1949 में जब ये यूएन का डिक्लेरेशन हुआ तो उस वक्त से लेकर आज तक जो मुख्तलिफ किस्म की ज़्यादतियाँ या जुल्म हो रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं क्या इसमें समझता हूँ कि कहूँ तो वो सबसे आगे हमारा पड़ोसी मुल्क जा रहा है जी, भारत क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक उसने कोई यानी इनडिस्क्रिमिनेटली जो की है अपने वायोलेशंस, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी वही की हैं, उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी वही की हैं, उसने उसमें जो निचली ज़ात के हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ भी वही की हैं। तो लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो जब से ये मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई, जब से आई हुई है, तो उस वक्त से लेकर जो जुल्म और सितम है तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, अक़लीतें हैं, उन पर बढ़ती जुल्म और सितम बढ़ता गया। और अगर आज तक देखा जाए तो उसकी जो जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिसमें यानी 1992 में जब बाबरी मस्जिद को अपने गिरा दिया गया तो उस वक्त से लेकर देखें आज तक तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हुई हैं उनमें ज़्यादा मसाजिद, चर्चेस की डेसिक्रेशन, मसाजिद की डेसिक्रेशन, उसके अलावा अपने देखें तो यहाँ तक देखा गया है कि पिछले सालों में ईद के जब मौके आते हैं जैसे ईद उल अज़हा है जी, तो जब वो ईदगाह के लिए तैयारियां की जाती हैं तो जब लोग मुस्लिम कम्युनिटी हमारे जो भाई हिंदुस्तान में देखते हैं तो सुबह नमाज पढ़ने से पहले उसमें पानी यानी छोड़ दिया जाता है, तो जिसकी वजह से उनकी यानी नमाज पढ़ना भी, मजहबी जो रसूमात हैं उनको भी अदा करना यानी उन्होंने उसका भी नहीं किया, लिहाज किया। तो इसके अलावा अगर आप उसके बाद देखा जाए तो जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, इस वक्त मैं नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स की तरफ से बात कर रहा हूँ कि जो वायोलेशंस हैं वो सबके साथ हो रही हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो जो इसके चैम्पियन हैं जिन्होंने ये डिक्लेरेशन अपने अनाउंस की, जिन्होंने इस पूरी दुनिया के लिए वो बने हुए हैं कि हम जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होगी तो हम वहाँ पे मुदाखलत करेंगे, उसको रोकेंगे, लेकिन उस पे अभी तक कोई अमल। लेकिन सर बात वही आ जाती है ना कि इंसानी हुकूक की जो आलमी तंजीमें हैं वो 12 रिपोर्ट्स जारी कर चुकी हैं इस पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। भारत सबसे नंबर 1 पर है, फिर हम इजराइल को देखते हैं कि पहले उसने फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म ढाए, फिर लबनान पे, अब उसका तो कुछ इरादा ही दूसरा है। लेकिन क्या वजह है कि आलमी दुनिया जो है वो उस पर, अक़वाम आलम उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे? उसके बारे में कुछ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर इसराइल की बात करें जो पैलेस्टाइन में इस वक्त हो रहा है, उसके अलावा अगर आगे देखें यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, उसके अलावा दीगर ममालिक जितने भी हैं, उसके बाद जो कश्मीर है हमारा उसमें इतनी देर से ये हो रहा है,
तो उसके देखना ये है कि अक्सर ये जो इस्लामी ममालिक हैं हमारे, वो इस जद में आए हुए हैं। तो जो हमारी अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस पर मेरा ख्याल शायद इस तरीके से नहीं इसका अजाला कर सकी कि हमारी जो 52 कंट्रीज़ हैं हमारे, अगर वो शायद एक इत्तेहाद करके एक साइड पे हो जाए तो ये इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कमी भी आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ये ज़्यादतियाँ, ये जुल्म सितम रुक सकता है। लेकिन हम में इत्तेहाद नहीं है, हम अपने वो अपने हिसाब से अपने अपने कंट्री को या अपनी पॉलिसी के हिसाब से या अपनी जो हमारी वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, बिजनेस के हिसाब से हमारे अपने अपने मफाद हैं जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके। ठीक है, लेकिन भारत का तो एक सूरत हाल डिफरेंट है ना तो वो सिर्फ एक तरफ तो वो कश्मीर पे जुल्म ढा रहा है, दूसरी तरफ वो अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज है उनके साथ जो इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो वहाँ इंडिया में भी तो ह्यूमन राइट्स होंगी और हर मुल्क का आइन जो है वो बेसिक जो राइट्स है वो फराम करता है, हर मुल्क के आइन में ये मौजूद है, तो वो क्यों इसे इग्नोर करते हैं? असल में देखना ये है कि आइन तो बन जाते हैं ना, जैसे इंडिया ने बड़े बड़े उसमें दावे किए हुए हैं अपने आइन में ना, लेकिन बात यह कि उस पर अमल करना वो हमेशा वायोलेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें आर्टिकल 370 तो उसके तहत जब 5 साल हो चुके हैं पूरे कि इंडिया ने ज़बरदस्ती गासबाना तौर पे कब्जा कर लिया कश्मीर पे और अभी तक जो हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो उस जुल्म और सितम का शिकार है, बल्कि दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि यासीन मलिक साहब को देख लें तो वो अपने कितने सालों से जेल में हैं, उनके साथ 5-6 उनके और कोलीग्स हैं वो भी जेल है। 36 साल पुराने मुकदमे खोल दिए यासीन मलिक, पुराने मुकदमे खोल दिए हैं और उनके साथ यानी यहाँ तक कि फांसी तक उनको पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अभी तक उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है या दूसरे जो जुडिशल फोरम्स हैं वो भी उस तरफ नहीं आ रहे। लेकिन वो यही बात है ना कि उनका एक हट धर्म ही है इंडिया की कि वो उस पर अपने ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशन हो रही है वो किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सुन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा तो और अपनी मर्जी कर रहा है। यूएन की जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, फिर इसका क्या जवाब बनता है? क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद जो है इसको करारदाद लेकर आए थे, फिर इसका जवाब क्या बनता है जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते इस फोरम से? उसमें देखनी है कि ये डिक्लेरेशन तो बन गई, डॉक्यूमेंट तो बन गया, लेकिन वो देखने है कि वो इसमें भी सिंसियर खुद नहीं है। बना तो दिया एक दिखावे के लिए, एक लोगों के लिए कि हमने ये काम कर दिया, लेकिन उस पे वो खुद नहीं करा सके अमल दरामद, क्योंकि उनके अपने अपने मफाद हैं, उनके अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं उन ममालिक की भी, क्योंकि उसमें जो 5-6 बड़े ममालिक हैं वो उसको अपने कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी वायोलेशन होती है तो एक दो उसमें वीटो कर जाता है, बाकी वो खामोश हो जाते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं ये तो एक एनिमल के लिए इतना शोर वावेला करती हैं, एनिमल राइट्स के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। आप उधर फ़लस्तीनियों के साथ लबनान में देख लें, और भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें उनके अपने ऊपर भी सवालात उठते हैं। हाँ बिल्कुल उठते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन ये कि ह्यूमन राइट्स की जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खा NGOs हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं किसी भी मुल्क के, उनका काम है कि जहाँ पे भी कोई वायोलेशन होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, सेंसिटाइज करना है, अवेयरनेस देना है। तो उस मुल्क की, हर मुल्क की अपनी अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो जिम्मेदार होती है कि जब उनके ये आवाज़ उठाई जाती है तो वो उस पर अमल करवाएं और उस ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशन होती है उसको उसका अजाला करे, ख़त्म। ठीक है, अब पाकिस्तान के हवाले से बता दीजिएगा कि हमारे मुल्क में भी आइन और कानून में भी इंसानी हुकूक शामिल हैं, तो हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में शॉर्टली अगर बताना चाहे तो। जी, हमारा जो आप देखते हैं ना कि अपने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है उसका पहला चैप्टर जो है वो टोटली फंडामेंटल राइट्स पे है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हैं जो अपने आते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो उनके उसमें कुछ प्रॉब्लम हैं, आते भी हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट भी होती जा रही है। मैं तो क्योंकि हमारे पास जो
कमीशन में तरह तरह के केसेस आते हैं, मल्टीफेरियस इश्यूज आते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ज़रूर कर रही है उसके, यानी उसका अजाला करने की कोशिश भी कर रही है, जो उठाई जाती है उसके मुताबिक इम्प्रूवमेंट भी दिन ब दिन होती जा रही है। लेकिन इसके मैं ये ज़रूर कहता चलूँगा बाद में फिर कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आज तक हुई, बल्कि उनका जो हर फील्ड में जो वायोलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइडियोलॉजी जो है वो सबसे खतरनाक है और उसको मोदी सरकार सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपका। और यकीनन नाजरीन, दिन तो मनाया जा रहा है आज ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मगर ऐसे दिन का क्या फ़ायदा है जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन का जो है 1948 के बाद एक आलमी मंशूर मौजूद है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।